अमीबा। अमीबा में किस तरह गति होती है? सूडोपोडियल लोकोमोशन, कूट पादों द्वारा गमन। तो इसके सिद्धांत हम पढ़ रहे थे। अमीबा में गमन के कुछ सिद्धांत थे। उसमें हमने आसंजन सिद्धांत, संकुचन जलीय सिद्धांत, सतह तनाव सिद्धांत, लुढ़काव गति सिद्धांत, चलन गति सिद्धांत, सोल जेल थ्योरी, ये हम पढ़ चुके थे। आज हम इसमें नेक्स्ट सिद्धांत जो कि 7वां सिद्धांत है, आणविक वलन व अववलन सिद्धांत, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अमीबा में लोकोमोशन के जो सिद्धांत हैं उसमें 7वें नंबर पे है आणविक वलन व अववलन का सिद्धांत। Molecular folding and unfolding theory। आणविक वलन व अवलन का सिद्धांत, यह सिद्धांत गोल्डेकर तथा लोर्क ने 1950 में प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत किसने दिया था? गोल्डेकर तथा लोर्क ने 1950 में दिया था। इसके अनुसार प्लाज्मा सोल व प्लाज्मा जेल अवस्थाएं प्रोटीन श्रृंखला के यूरोइड भाग में वलित व संकुचित होने पर प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सोल में परिवर्तित हो जाता है तथा अग्र भाग में जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं सीधी होने लगती है तो प्लाज्मा सोल प्लाज्मा जेल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्लाज्मा सोल अवस्था प्रोटीन श्रृंखला के वलन के कारण तथा प्लाज्मा जेल अवस्था प्रोटीन श्रृंखला के अवलन के फलस्वरूप होती है। जब प्रोटीन श्रृंखला का वलन होता है तो प्लाज्मा सोल अवस्था प्रोटीन श्रृंखला के वलन या फोल्डिंग के कारण तथा प्लाज्मा जेल अवस्था प्रोटीन श्रृंखला के
प्रोटीन है वो फोल्डिंग होता है। यूरोइड भाग के अंदर ये जो मॉलिक्यूलर आणविक प्रोटीन होता है ये फोल्ड होता है, संकुचित होती है और वलित होती है। इसकी वजह से जो प्लाज्मा जेल होता है वो जो प्लाज्मा जेल होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, सोल में। जेल होता है वो चारों तरफ होता है, वो बीच में जो सोल पाया जाता है, तो चारों तरफ का जो प्लाज्मा जेल होता है वो प्लाज्मा सोल में चेंज हो जाता है। और इसकी वजह से अग्रभाग में जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं सीधी होने लगती हैं, इस आगे वाले भाग में पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं हैं आगे जाके सीधी होने लगती है, तो प्लाज्मा सोल प्लाज्मा जेल में परिवर्तित हो जाता है। तो प्लाज्मा सोल होता है, आगे की तरफ की प्लाज्मा सोल है, ये जेल में चेंज होने लग जाता है। इस तरह से इधर प्लाज्मा जेल होता है वो सोल में चेंज होता है, और जो प्लाज्मा सोल होता है वो आगे जाके प्लाज्मा जेल में चेंज होने लग जाता है। इस प्रकार प्लाज्मा सोल अवस्था तो प्रोटीन के वलन के कारण, प्लाज्मा सोल अवस्था होती है वो यहाँ पे प्रोटीन के फोल्ड होने के कारण, प्रोटीन होता है उसके इस तरह से फोल्ड होने के कारण होता है, और प्लाज्मा जेल अवस्था प्रोटीन के अनफोल्डिंग के कारण उत्पन्न होती है। ये प्लाज्मा जेल अवस्था प्रोटीन का अनफोल्ड होने की वजह से होती है, और इसमें बीच में फोल्ड होता है, इसकी वजह से प्लाज्मा जेल अवस्था सोल अवस्था उत्पन्न होती है। तो इस तरह से ये आणविक वलन व अवलन का सिद्धांत था, जो कि गोल्डेकर तथा लोर्क ने 1950 में दिया था। ये है आणविक वलन व अवलन का सिद्धांत। तो इस तरह से ये जो अमीबा है वो गति करता है, इस तरह से इसमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो फोल्ड होते हैं, अनफोल्ड होते हैं, और प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सोल में, प्लाज्मा सोल प्लाज्मा जेल में चेंज होता रहता है। इस तरह से अमीबा गति करता है। तो ये था आणविक वलन व अवलन का सिद्धांत।
संकुचन। फाउंटेन जोन कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। फाउंटेन जोन कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। यह सिद्धांत एलेन ने 1962 में प्रस्तुत किया था। ये सिद्धांत है वो दिया था एलेन ने 1962 में प्रस्तुत किया। इसके अनुसार केंद्र में एंडोप्लाज्म का अक्षीय क्षेत्र होता है तथा इसके चारों तरफ पर पीछे की ओर कर्तन क्षेत्र होता है। अक्षीय क्षेत्र में जेल आगे खिंचता है जो हाइलेन कैप से टकराकर फव्वारे के समान इधर उधर फैल जाता है। इस क्षेत्र में प्लाज्मा जेल संकुचित होकर अक्षीय क्षेत्र को आगे खींचता है। तो ये फव्वारा क्षेत्र संकुचन सिद्धांत इसके अनुसार ये यहाँ पे होती है हाइलेन कैप। ये जोन होता है वो कहलाता है शियर जोन। ये होता है जेल। जेल एंडोप्लाज्म। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जेल एक्टोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म और ये जेल एंडोप्लाज्म। इस तरह से ये होता है फव्वारा क्षेत्र संकुचन का सिद्धांत जो एलन ने दिया था। इसमें केंद्र में एंडोप्लाज्म होता है। ये एंडोप्लाज्म केंद्र में इसका एक अक्षीय क्षेत्र, अक्ष में होता है, केंद्र में होता है, तो इसका अक्षीय क्षेत्र होता है। इसके चारों तरफ और पीछे की ओर कर्तन क्षेत्र होता है। ये शीयर क्षेत्र होता है, चारों तरफ होता है। इसके चारों तरफ ये जो क्षेत्र होता है इसको शीयर या कर्तन जोन कहते हैं और पीछे की तरफ भी शीयर जोन होता है। हाइलिन, तो इस तरह से जो अक्षीय क्षेत्र में ये अक्ष है, इसके अंदर जो ये जेल आगे की तरफ खिंचता है तो हाइलिन कैप से टकराता है और फव्वारे की जैसे चारों तरफ फैल जाता है। इस तरह से फैल जाता है फव्वारे की जैसे। और इस क्षेत्र में प्लाज्मा जेल संकुचित होकर अक्षीय क्षेत्र को आगे खींचता है। ये क्षेत्र है, यहाँ पे प्लाज्मा जेल संकुचित होता है, आगे की तरफ जैसे खींचता है ये, तो इसमें फिर अक्षीय जेल आगे की तरफ खींचता है, संकुचित होता है तो अमीबा को आगे की ओर धकेलता है। इस तरह से ये था अमीबा में लोकोमोशन का फव्वारा क्षेत्र संकुचन का सिद्धांत, एलन ने दिया था 1962 में। धीरे धीरे अक्षीय क्षेत्र है वो आगे की तरफ खिंचता जाता है और अमीबा गति करता जाता है। इस तरह से ये है फव्वारा क्षेत्र संकुचन का सिद्धांत। फिर इसके आगे का सिद्धांत है 9th लास्ट, द्रव चालित दाब सिद्धांत, हाइड्रोलिक प्रेशर थ्योरी। आगे का सिद्धांत है इसमें 9th, द्रव चालित दाब सिद्धांत। हाइड्रोलिक प्रेशर थ्योरी। यह सिद्धांत 1963 में रेनॉल्डी एवं जॉहन ने प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत है द्रव चालित दाब सिद्धांत, ये किसने दिया था? रेनॉल्डी एवं जॉहन ने प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार कूटपाद का निर्माण अग्रभाग पर द्रव चालित दाब के कारण होता है। कूटपाद का निर्माण होता है वो अग्रभाग पे द्रव चालित दाब वर्क करता है, जिसकी वजह से आगे के भाग पर कूटपाद या सूडोपोडिया बनते हैं। द्रव चालित दाब अग्र सिरे पर सर्वाधिक व पश्च भाग में सबसे कम तथा मध्य भाग में मध्यम होता है। आगे वाले सिरे पर जो दाब होता है द्रव का वो सबसे ज्यादा, बीच में मध्यम और लास्ट में कम होता है। इस दाब के फलस्वरूप सोल कूटपाद की ओर बहता है। इसके दाब की इस तरह से दाब पड़ता है, उस दाब की वजह से जो प्लाज्मा सोल होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और जो सूडोपोडिया बनते हैं उसकी ओर बहता है। इस तरह से अमीबा गति करता है। ये था अमीबा में लोकोमोशन का द्रव चालित दाब सिद्धांत। तो इस तरह से सूडोपोडियल लोकोमोशन है जो कि अमीबा में होता है वो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लोकोमोशन पढ़ेंगे, इसमें सिलियरी लोकोमोशन।
फ्लैजिलर लोकोमोशन होता है जो कि होता है यूग्लिना में। फ्लैजिलर लोकोमोशन इन यूग्लिना। यूग्लिना में फ्लैजिला होता है, उसकी सहायता से लोकोमोशन होता है, इसीलिए हम यूग्लिना में इस लोकोमोशन का अध्ययन करेंगे। लोकोमोशन इन अमीबा या फ्लैजिलर लोकोमोशन इन अमीबा। जो फ्लैजिलेट्स होते हैं वो प्रोटोजोन्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोजोन्स में मुख्य रूप से यूग्लिना होता है, उसके अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं, उसमें फ्लैजिला की सहायता से लोकोमोशन होता है, इसीलिए इसको फ्लैजिलर लोकोमोशन भी कहते हैं। जो फ्लैजिला होता है वो एक थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होता है। फ्लैजिलर लोकोमोशन पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला क्या होता है? एक थ्रेड लाइक, धागे के समान स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला। थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन या आउटग्रोथ, बॉडी से बाहर निकलती हुई या सेल से बाहर निकलती हुई एक प्रोजेक्शन होती है। थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होती है ऑन द सेल सरफेस। सेल होती है जैसे कि यूग्लिना है, उसकी सेल की सरफेस या उसकी जो सतह होती है बॉडी की, उससे ये बाहर निकलती हुई संरचना या प्रोजेक्शन होती है। धागे समान संरचना, इसका मतलब होता है धागे समान संरचना, धागे के जैसी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल यूग्लिना। यूग्लिना जो एनिमल है उसके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। यूग्लिना इस तरह से होता है एनिमल, इसमें यहाँ पे फ्लैजिलम पाई जाती है, इसकी सहायता से ये गति करता है। तो ये इसकी फ्लैजिला है। ये जो फ्लैजिला है यहाँ से एक पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है जिसको कहते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट। जो होती है ब्लीफेरोप्लास्ट, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है यूग्लिना के स्ट्रक्चर में पहले इस विस्तार पूर्वक अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यूग्लिना विरिडिस होता है, उसके अंदर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। जो यूग्लिना विरिडिस होता है, यूग्लिना विरिडिस, इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, में 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। और ये फ्लैजिला जहां से जुड़ा होता है उसको ब्लीफेरोप्लास्ट या काइनेटोसोम भी कहते हैं। काइनेटोसोम। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लैजिला। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लैजिला। फ्लैजिला की स्ट्रक्चर या संरचना।
समान ही सीलिया के समान ही इसमें 2 केंद्रीय और 9 परिधीय तंतु होते हैं। इसके अंदर ये हम टीएस लेते हैं इसकी फ्लैजिलम की, तो इसमें इसकी टीएस में हम देखेंगे कि इसमें 9 तो परिधीय तंतु पाए जाते हैं इस तरह से। नौ परिधीय तंतु और 2 सेंट्रल तंतु इसमें पाए जाते हैं। ये तो है सेंट्रल फाइबर्स। ये है पेरिफेरल फाइबर्स। ये इससे निकली हुई ये होती है इनकी आर्म। बाहर वाली जो शीट होती है वो होती है आउटर। आउटर शीट और अंदर वाली होती है ये होती है इनर शीट। ये होते हैं, ये कहलाते हैं सेकेंडरी फाइबर्स। ये भी संख्या में 9 होते हैं, इनको सेकेंडरी फाइबर्स कहते हैं। ये है सेकेंडरी फाइबर्स। इस तरह से जो कशाप होता है, फ्लैजिला होती है जिसको हम कशाप कहते हैं, ये उसकी संरचना है। इस तरह से यूग्लिना के अंदर जो कशाप पाया जाता है ये उसका टीएस है, टीएस ऑफ फ्लैजिला इन यूग्लिना। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। जब हम इसकी एलएस काट के देखते हैं तो ये है, ये एलएस है। अभी हमने देखा वो इसका टीएस था फ्लैजिला का। अब हम देखेंगे एलएस। तो इस तरह की कुछ फ्लैजिला की स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती है।
स्ट्रक्चर होती है जहाँ से ये जुड़े रहते हैं। ये जो पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं जहाँ से जुड़े रहते हैं वो होते हैं बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जहाँ से ये उसकी स्ट्रक्चर उसके जो बॉडी से जुड़े रहते हैं ये कशा वो होती है बेसल बॉडी, या जिसको हम काइनेटोसोम भी कहते हैं। और ये इसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है। तो इस तरह से ये है इसका एलएस ऑफ फ्लैजिला और ये था टीएस ऑफ फ्लैजिला। अगर हम इसका एलएस देखें तो ये दो बड़े तो हैं पेरिफेरल फाइबर्स और दो छोटे हैं ये होते हैं सेंट्रल फाइबर्स जहाँ से जुड़े रहते हैं वो बेसल बॉडी होती है, बीच में मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है। तो ये थी फ्लैजिला की स्ट्रक्चर। आगे इसमें मूवमेंट किस तरह से होता है यूग्लिना के अंदर, किस तरह से वो गति करता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।